बस आज हम अपनी क्लास में जो टॉपिक्स को स्टार्ट लेंगे तो वो एक्चुअली बिलोंग टू द लेक्चर नंबर 8 और चैप्टर 2 में हमारा जोलॉजी सेक्शन कंटिन्यू चल रहा है, वही होगा। और हम बात करेंगे आज अपने मसल्स और उसकी टाइप्स। ठीक है जी। और यूजुअली हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इनका कुछ बेनिफिट था या है, और फिजिकल का तो बेनिफिट अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है ना। जो मुझे अपने इस ऑनलाइन सिस्टम में नज़र आया वो ये कि हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें बच्चा कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन कर लेता है ना। आपने भी नोट किया होगा कि आपको जो भी सवाल क्वेश्चन जहन में आया आपने उठाया, उसको राइट कर दिया। यह एक अच्छी बात है। सवाल जो भी जहन में आए हम उसे जल्द अज जल्द पूछ लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह से ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, ड्रॉबैक्स भी हैं और उसमें हम बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करते। कनेक्टिविटी नेट की हमारी साइड से, कभी आपकी साइड से, कभी कुछ, तो ये प्रॉब्लम भी है, तो ये ड्रॉबैक्स भी हैं। लेकिन जो मुझे नज़र आया वो यही नज़र आया, क्योंकि क्लास में जब हम अपेयर होंगे फिजिकल, तो मुझे आइडिया है कि बहुत सारे बच्चे अपने सवाल को लेकर और वो पूछने से पजल हो रहे होते हैं, ये सोच कर के यार मैं सवाल पूछूंगा पता नहीं सर नाराज ना हो जाए या बच्चे मेरा मजाक ना उड़ाएं। लेकिन यहाँ पर आपने राइट किया एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन और वो मैंने उसको रीड आउट किया, तो किसी को नहीं पता कि किसने क्वेश्चन किया था, और मैंने उसका आंसर दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इसका बेनिफिट है। और दूसरा कि हम इसे एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, थोड़ा बेहतर ज़्यादा महसूस करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन हम और भी बेहतर कर सकते हैं। ग्रेजुअली इसमें बहुत सा चेंज आ सकता है। बहरहाल फिजिकल फिजिकल ही है और वो ज़्यादा अच्छी रहती है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी हमारे फिजिकल क्लास में। हम होप सो कि आज हमारी लास्ट क्लास हो ऑनलाइन। मुझे इसका आइडिया नहीं है कि आपकी क्लासेस फिजिकली जो आपके ग्रुप में नोटिफिकेशन कब आए, कितने बजे की टाइमिंग आए, टाइम टेबल क्या हो, तो वो आप लोग उसको खुद देख लीजिएगा। ठीक है जी। शुरू करते हैं बात। आप अपनी बुक को पेज नंबर 42 पर ऑन कर लीजिएगा, निकाल कर रख लीजिएगा, क्योंकि हम कुछ बातें आपको वहाँ से एमसीक्यूज की और शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन दिखा देंगे। सबसे पहले हमारा 2.6 मस्कुलर सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम में इन जनरल आपको एक इंट्रो दिया गया है और उसमें हमें बताया जाता है कि जी हमारा कोई भी एडवांस एनिमल, लोअर एनिमल, वो मसल्स की मदद से ही मूवमेंट कर रहा होता है। ठीक है। और मसल्स की मदद से उसको आसानी हो जाती है कि वो परफॉर्म कर सके, कहीं ना कहीं घूम फिर सके, इवन कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी मूव कर सकते हैं। लाइक हार्ट बीट है, लंग्स की मूवमेंट है, स्टमक की मूवमेंट है, तो ये भी पॉसिबल हो जाता है थ्रू द मसल्स। तो ये मसल्स सारे के सारे जो काम कर रहे होते हैं ये हमारा मस्कुलर सिस्टम कहलाता है। इसमें पुलिंग पावर, पुशिंग पावर, खींचना, इसको हम आसानी जुबान में कहते हैं, और मस्कुलर जुबान में हम इसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का नाम देंगे। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मसल्स, रिलैक्स हो रहा है, और हमारी बॉडी के पार्ट्स को या हमारी बॉडी को मूवमेंट मदद दे रहा। ये मूवमेंट, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, हार्ट बीट से लेकर हमारी अपनी उंगली, फिंगर की मूवमेंट तक मौजूद है। गर्दन मूवमेंट कर रहे हैं आप, आईज बॉल, आपकी जो आंख है उसको मूवमेंट करवा रहे हैं, ये सब मूवमेंट हमारी मस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही होती है। इसकी 3 टाइप्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इजी है, 9 में आपने पढ़ रखी है।
और आपको ऐसा ही लगेगा कि ये बहुत हमने पहले भी पढ़ा है सब कुछ, कुछ बातें उसमें ऐड होंगी और कोई इतना टिपिकल टॉपिक नहीं है। लेकिन जो टिपिकल टॉपिक है वो इसका मस्कुलर स्ट्रक्चर है, स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वो एक छोटा सा फिजियोलॉजिकल हमारा टॉपिक है और उसमें हम फिजियोलॉजी इसकी देखेंगे कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है। तो वो आपको थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड नहीं किया पहले ही स्टार्ट से तो फिर आपके लिए हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्ट से ही हम उसको बहुत स्लो लेते हैं। टाइप ऑफ मसल तो हम आपके सामने ले आएंगे, आप बहुत इजीली इसको पिक कर लेंगे। ठीक है जी। एमसीक्यूज है एक, आपकी पेज आप 42 पर हैं इस वक्त और उसमें मस्कुलर सिस्टम में 3 पैराग्राफ आपको नजर आ रहे हैं। पहला, दूसरा और तीसरे में आपको 2 लाइन लिखी हुई नजर आ रही। तो उसमें हमारे पास एक एमसीक्यूज है जो नजर आती है और वो है देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर बॉडी वेट इज ड्यू टू मसल्स। हाफ तो पूरा तो नहीं होता लेकिन 40% होता है और 30% 25% होता है। वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ जब हम मसल्स की बात को आगे लेके चलेंगे। तो हमारी बॉडी में 600 मसल्स होते हैं, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा एज एमसीक्यूज। और ये भी अंडरलाइन कर लिए जो इम्पोर्टेंट आपके पास नोट लिखा हुआ है बुक के अंदर इसी के नीचे, अ मैन and a woman both have the same number of bones and same number of muscles. बोन्स की तादाद 206 मैन और वुमन दोनों में एक जैसी होती है और वो मसल्स की तादाद भी एक जैसी होती है। ठीक है, यानी कि 600। अब फर्क या डिफरेंस कहां पर आता है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चलकर जरूर दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स पर। और टाइप्स ऑफ मसल्स में हमारे पास पहली टाइप हमने जो आपके लिए रखी है वो है स्मूथ मसल्स। मैंने यहाँ स्केलेटन मसल्स नहीं रखा, उसकी बेसिक वजह है कि स्केलेटन और स्मूथ को हम कंपेयर करेंगे विद कार्डिक मसल तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और मसल्स जो स्मूथ है वो ज़्यादा सिंपल है बिल्कुल, और इसको कंपेयर करके आप अपने स्केलेटन के साथ आसानी से कवर अप कर सकते हैं। स्मूथ मसल्स वो मसल्स हैं जी मूवमेंट इज नॉट योर कंट्रोल या आवर कंट्रोल। ये वो मसल्स हैं जिनकी मूवमेंट आपके मेरे कंट्रोल में नहीं होती। पहली बात तो कौन कंट्रोल करता है जी? कंट्रोल करते हैं हॉर्मोन्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। हमारे पास चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे जनाब के हमारे 2 पार्ट हैं, एक कहलाता है ऑटोनॉमिक और एक कहलाता है सिंपैथिक। फिर सिंपैथिक की टाइप्स होंगी, ऑटोनॉमिक की कोई टाइप नहीं होगी। तो ऑटोनॉमिक में हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं लाइक हार्ट बीट, लंग्स रेस्पायरेशन की मूवमेंट, आईज जो आपकी ब्लिंक कर रही है, आपका स्टमक जो मूवमेंट कर रहा है आपका, और इंटरनल ऑर्गन्स की, तो वो सारी अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है। इसी तरह से अगर उन्हें कंट्रोल करने के लिए दूसरा सहारा लेना पड़े तो वो हार्मोनल कंट्रोल होता। ठीक है, आपने अभी तक शायद कहीं जिक्र किसी हार्मोन का पढ़ा हो, हमने बात की हो या ना की हो, लेकिन आगे चलकर आपको आएगी। बहुत पहले यानी कि आज से शायद कोई 10-12 साल पहले जो है वो आपके सेकेंड ईयर में एक प्रैक्टिकल होता था जिसमें हम फ्रॉग को डायसेक्ट करके उसके हार्ट को पेरिकार्डियम हटाकर उस पर हम एड्रेलिन एक हार्मोन है वो ड्रॉप डाला करते थे और फिर हम कहते थे जी इसकी मूवमेंट में क्या डिफरेंस आया, काउंट करते थे हार्ट बीट को। आपने देखा ना डायसेक्शन जब आप कर रहे होते हैं फर्स्ट ईयर में तो फ्रॉग का
हार्ट काफी देर तक मूवमेंट कर रहा होता। तो वो ही मूवमेंट हम देखने के लिए एड्रेनलिन को ड्रॉप उस पर डालते थे, और मूवमेंट स्लो होने के बाद फिर अचानक मूवमेंट तेज हो जाती। तो आप उसको काउंट करते थे और बिफोर और आफ्टर करते थे। अच्छा जी, अब एक बच्चे ने कहा जी अब क्यों नहीं होता ये प्रैक्टिकल। तो बेटा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारी, जो जितने भी प्रैक्टिकल है ना, मेरी नज़र में, जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और डेफिनेटली हर किसी का अपना एक व्यू होता है। प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर में एक प्रैक्टिकल होता है इकोलॉजी का, उसमें हम पिकनिक मनाने जाया करते थे। यानी कि सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ आपकी। पिकनिक मनाने का मतलब है इकोसिस्टम आपको दिखाने लेकर जाते थे, कोई भी फ्रेश वाटर का, मैरीन का, अगर सी साइड पे ले गए तो मैरीन का इकोसिस्टम दिखा रहे होते थे, किसी झील पर, लेक पर ले गए तो आपको मैरीन दिखा रहे होते थे, किसी पार्क में ले गए तो आपको टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम दिखा रहे होते थे। वहां बाकायदा तौर पे हम फिर इकोसिस्टम, क्योंकि सेकेंड ईयर की आपका बुक में आपके है इकोसिस्टम की चैप्टर्स, तो आपको वहां दिखाने के लिए बाकायदा तौर पर फिजिकली आप उन सिस्टम को देखते थे और आपके जहन में बैठ जाता था। प्रैक्टिकल का मकसद होता है कि आप उन चीज़ों को अपने आंखों से खुद देखें। बुक में तो लिखा हुआ है ना, बुक में तो आरटीए सिस्टम भी बना, वेनस भी बना हुआ। अब वो जो मटेरियल है ना उस प्रैक्टिकल का, एड्रेनलिन और एसिटाइल कोलिन, वो सारी की सारी चीज़ें, थोड़ी सी कॉस्ट उनकी बढ़ गई, और लोगों ने, यानी जो सीनियर्स हैं या बोर्ड वाले हैं या दूसरे हैं, उन्होंने जो है वो उसका जनाजा निकाल दिया। ठीक है जी, इसलिए नहीं होता सर। लेकिन जग, ये क्या है, जग इस बार लेके जाएंगे इस बार। नहीं बेटा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कॉलेज लेवल की बात कर रहा हूँ। तो कॉलेज में ये प्रैक्टिकल हुआ करते थे, तो इस बार कैसे ले जाएंगे कोई आपको। मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा बेटा, कॉलेज की बात कर रहा हूँ। कॉलेज में ऐसा हुआ करता था। ठीक है, प्रैक्टिकल होगा तो लेके जाएगा ना, कोई ऐसी थोड़ी ना पिकनिक मनाने लेके जाएंगे। वो पिकनिक का लफ्ज मैंने आपको इसलिए इस्तेमाल किया कि लाइक पिकनिक, हम पिकनिक के तौर पर ले जाते थे और इकोसिस्टम की स्टडी करते थे। बच्चों को इकोसिस्टम, पूरी एक फाइल बनती थी छोटी सी, जिसके पॉइंट होते थे, जिसमें आप बताते थे कि मैंने कौन सा एनिमल देखा, कौन सा प्लांट देखा, इकोसिस्टम डिफाइन करते थे थोड़ा थोड़ा सा, और फिर आप बता रहे होते थे कि इस इकोसिस्टम में हमारे पास क्या क्या था। ठीक है, बहरहाल अब वो कुछ नहीं है, तो हम उस तरफ नहीं जा रहे। तो हार्मोनल कंट्रोल भी हमारे स्मूथ मसल्स को करना होता है, और हार्मोन्स स्मूथ मसल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ही सो दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स, यानी कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो हम इन्हें इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। तो स्मूथ मसल्स को एक नाम और देते हैं कि कहा जाता है इनवॉलंटरी मसल, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं। इसको तीसरा नाम भी हम देंगे आगे चलकर, एक और नाम देंगे, अभी बताते हैं जब आगे बढ़ेंगे। तो इसकी लोकेशन कहाँ है ये मसल्स। तो दीज मसल्स आर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ hollow internal structures such as blood vessels, intestine, stomach, urinary bladder and so on, pericardium, ठीक है, cerebellum। डिफरेंट जगहों पर हमारे जो ऑर्गन्स मौजूद हैं, उन ऑर्गन पर जो आउटर कवरिंग होती है, वो सारी की सारी स्मूथ मसल से बनी होती है। इवन ब्लड वेसल्स, जो आर्टरीज और वेन्स हैं, उनके ऊपर भी हमारे मसल्स की एक मेम्ब्रेन मौजूद। यूरिनरी ब्लैडर तो बना ही पूरा स्मूथ मसल्स है। सेकेंड ईयर में, अभी इस वक्त आप जब प्रैक्टिकल करेंगे, तो फर्स्ट ईयर में आपने कॉलेज में प्रैक्टिकल किए थे ना, तो टेम्पररी स्लाइड्स बनाई थी, याद होगा आपको। ठीक है, एक तो परमानेंट स्लाइड होती है जो आपको परमानेंटली फॉर्म्ड हो चुकी होती है, और वो हम आपको दिखा रहे होते हैं ना, शो ऑफ कर रहे होते हैं। एक आपने खुद बनाई थी, अब पता नहीं आपको याद है कि नहीं, और प्रैक्टिकल परफॉर्म तो नहीं किया ना, एग्जाम तो हुआ नहीं, लेकिन प्रैक्टिस की होगी कॉलेज में। तो उस वक्त आपने टेम्पररी स्लाइड फर्स्ट ईयर में जो बनाई होगी, वो
सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, है ना, फ्रॉग के बनाए थे। जी बिल्कुल आपको याद है जी, एक बच्चे को याद है, सबको याद है, मैं वैसे ही कह रहा था। अब आप इस वक्त सेकेंड ईयर में जो है वो यूरिनरी ब्लैडर की यानी स्मूथ मसल की डायग्राम बनाए, स्लाइड बनाएंगे टेम्पररी। तो वो हम वहां से मटेरियल कहाँ से लेंगे, फ्रॉग के यूरिनरी ब्लैडर से। और भी बनाएंगे हम, 3-4 और हैं हमारी। स्केलेटन मसल्स की भी डायग्राम बनाएंगे, वो हम लेंगे इसके स्केलेटन से, कॉकरोच के स्केलेटन मसल्स बनाएंगे, ठीक है। मेल्पीजियन ट्यूब्यूल बनाएंगे अर्थवॉर्म्स, ठीक है जी। तो ये स्मूथ मसल से यूरिनरी ब्लैडर बना होता है। शेप इसकी स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल का मतलब आपको मालूम है, थोड़ी सी कम होते होते पॉइंटेड टाइप की हो जाना, जैसे फिश होती है ना, फिश की शेप स्पिंडल लाइक है, तो इसकी शेप भी स्पिंडल नुमा होती है, पॉइंटेड की तरफ चले जाती है। न्यूक्लियस इसमें जो मौजूद होता है वो सिंगल, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। मसल सेल, हम उसको मसल फाइबर का लफ्ज भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फाइबर थोड़ा बड़ा होता है। तो इसमें हमारे पास एक सिंगल सेल मौजूद होता है। अच्छा जी, क्या सवाल है जी? अजान हो रही है, अच्छा। हमारे पास हो गया टाइम अजान का? नहीं हुआ तो नहीं, अच्छा खैर, बहरहाल आपकी तरफ हो रही है तो सबकी तरफ हो रही होगी। तो थोड़ी देर के लिए अजान का वक्फा हमारा चल रहा है, मैं स्क्रीन शेयर यही रहने देता हूँ। अजान सुन लीजिए सब लोग और जवाब भी दीजिए उसका। बहुत ज़रूरी है, और उसका जवाब अगर आप दे दें तो वो और भी अच्छा है। अब हो रही है, तो आपने तो पहले कहा था कि सर अजान हो रही है। अच्छा, वो किसी और साहब ने कहा था और ये इन्होंने कहा। तो मैंने वही कहा ना आपसे कि डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट एरिया में अजान का टाइम जो है वो डिफरेंट होता है ना, ठीक है। वेट करते हैं जी अजान का। अजान की जवाब अगर आप दे दें तो डेफिनेटली वो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ फिगर तो मुझे याद नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि लाखों नेकियां हमारी नामा अमाल में लिख ली जाती हैं, और प्लस लाखों किलोमीटर का फासला, डिस्टेंस कम कर दिया जाता है टूवर्ड्स द दोजख, और लाखों किलोमीटर का फासला बढ़ा दिया जाता है टूवर्ड्स द जन्नत। तो इसलिए अजान का जवाब भी आपको 20 लाख, जी डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, मुझे याद नहीं था, मैंने इसलिए आपको कहा। और वुमन को 10 लाख, मैन को 10 लाख, और वुमन को 10 लाख, 20 बता, ये मैं इस इस्लामियत की बात में नहीं जा रहा। मैन को 20 लाख और वुमेन को 10 लाख। मैंने आपसे पहले कहा कि डेफिनेटली ये जो है वो बहुत ह्यूज अमाउंट है। अगर हम एक ऑलमोस्ट 2 से 4 मिनट, 3 मिनट की बात है, उसमें आप खामोश तो रहना फर्ज है ना, चुपचाप, तो उसका जवाब भी हम दे दें, ठीक है जी। तो दिन में 5 नमाजों का जवाब देने का मतलब है कि 50 लाख और 1 करोड़ नेकी आपके नामाल में आ जाए। तो किया करें, कोशिश किया करें, नेकी भी करते रहें साथ साथ, ठीक है जी। तो इसमें हमने आपसे बात करनी थी कि न्यूक्लियस जो होता है वो एक सिंगल न्यूक्लियस होता है ईच सेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ मौजूद है, और वो एज कंपेयर टू अदर स्केलेटन मसल्स या कार्डिक मसल्स, इसके माइटोकॉन्ड्रिया लेस नंबर होते हैं। यहाँ पर हमने लेस नंबर इसलिए लिखा कि स्केलेटन मसल्स में इससे ज्यादा होते हैं और कार्डिक मसल में बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो मैं कंपैरेटिव करता हुआ चलूंगा, जब मैं स्केलेटन मसल्स में चलूंगा तो आपको, ताकि कंपेयर तीनों का हो जाए। और माइटोकॉन्ड्रिया कौन होता है? मेरा ख्याल से तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना, सबको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को रेस्पायरेशन करके उसे एनर्जी प्रोवाइड करता। तो मसल्स को एनर्जी रिक्वायर्ड है, मसल्स जो है वो अपनी मूवमेंट करने के लिए बना है, तो डेफिनेटली उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो उसके पास अपने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं।
अरेंजमेंट में अगर हम बात करें तो दे आर अरेंज्ड इन अ शीट अराउंड अ हॉलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये एक शीट, एक आउटर कवरिंग होती है, जैसे आपको मालूम है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है ना, तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन भी स्मूथ मसल से बनी। आपको मैंने पेरिटोनियल मेम्ब्रेन काट कर दिखाई थी किडनी के ऊपर से, वो भी ट्रांसपेरेंट थी, है ना, फर्स्ट लेयर, तो वो भी हमारी स्मूथ मसल से बनी थी। तो ये जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं यूजुअली उन पर ये नजर आ रही होती है। कॉम्पोजिशन, दे आर कंपोज्ड बाय एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। ये आपके लिए थोड़ा सा नया लफ्ज है। इसकी लफ्ज यानी मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स की डिटेल हम बहुत पढ़ेंगे अच्छी तरीके से मैकेनिज्म में। यहां पर सिर्फ अपने जहन में इतना रख लीजिए कि मायोसिन एंड एक्टिन आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल। मायोसिन इज थिक, मोटी, द बीज उर्दू में हम कहते हैं थिक इंग्लिश में, एंड एक्टिन इज थिन, पतली प्रोटीन की मॉलिक्यूल। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। ये दोनों प्रोटीन मौजूद होंगी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाएगा। तीसरा एक और हमें मिलेगी, वो यहाँ नहीं जिक्र आएगा, वो ट्रोपोमाइसिन, वो आपको मिलेगी जब हम मैकेनिज्म पर डिटेल बात कर रहे होंगे। तो इन दोनों का मैकेनिज्म चलेगा तो मसल चलेगा, और इन्हीं की वजह से लाइट एंड डार्क बैंड बनते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस वक्त स्मूथ मसल्स में ये याद रखें कि एक्टिन एंड मायोसिन से कंपोज है। स्ट्राइएशन धारी का होना या ना होना, तो दे डू नॉट हैव ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। तो इनमें लाइट और डार्क बैंड नहीं बनता कितने जी, इसीलिए हम एक और नाम, मैंने आपसे कहा तीसरा नाम भी देते हैं, तो इसे कहा जाता है नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, बगैर धारी के या गैर धारीदार मसल। धारीदार बैंड, बैंड किसे कहते हैं, धारीदार, धारी, जैसे टाइगर है ना या जीब्रा है, तो आप उसमें ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट, तो वो क्या हो गई, धारियां हो गई, बैंड हो गया। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली वाइट ब्लैक चल रहा है ना, तो यहां पर ऑल्टरनेटिवली डार्क गहरा, लाइट हल्का, वो बैंड हमें नजर नहीं आता, इसलिए हम इसे नॉन स्ट्राइटेड यानी गैर धारी वाला कहते हैं। तो तीसरा नाम इसका ये भी। स्ट्राइएशन यही है ना बेटा, अभी मैं आपको बता रहा था, स्ट्राइएशन का मतलब है कि ऑल्टरनेटिवली लाइट एंड डार्क बैंड मौजूद है, तो वो कहलाएगा स्ट्राइएशन या स्ट्राइटेड मसल्स, जो कि स्केलेटन होता है, स्केलेटल मसल ना सेकंड टाइप वो। और अगर ये ऑल्टरनेटिवली लाइट और डार्क मसल्स मौजूद, सॉरी बैंड मौजूद नहीं है, तो वो स्मूथ मसल्स है। तो स्मूथ मसल्स में हमारे पास लाइट और डार्क बैंड नजर नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको स्मूथ कहते हैं, और इसीलिए हम इसको नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं, गैर धारीदार। जैसे मैंने अभी आपको टाइगर की मिसाल दी, तो टाइगर पे लाइट यानी वाइट कलर, डार्क यानी ब्लैक कलर, उसकी धारियां मौजूद। तो इसमें हमें जब मसल्स को हम देखेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, इसमें हमें कोई भी धारियां नजर नहीं आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि कॉन्ट्रैक्शन, दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली। इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना वो आराम से होता है। आराम से मतलब वो वाला स्लो नहीं कि बहुत ही आराम से। आराम का मतलब है कि एक टाइम है जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आराम आराम से सिकुड़ेंगे, आराम आराम से फैलेंगे। जिस तरह आपके स्केलेटल मसल्स ना, आपने अचानक हाथ हिलाया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, रिलैक्स हुए, आपका हाथ बंद हो गया, मुट्ठी बंद हो गई, हाथ हिल गया।
इनका एक, क्योंकि जो ऑर्गन के ऊपर है और ऑर्गन एक मूवमेंट जो कर रहा होता है वो एक तरतीब सीक्वेंस के साथ कर रहा होता है ना, तो इसीलिए ये हमारे पास। अच्छा, आपकी साइड पे अजान हो रही है, एक बच्चे ने कहा। ठीक है, आप वेट करो बेटा, अजान सुन लीजिए पहले। और हमारी साइड पे भी मेरे ख्याल से आवाज़ तो आ रही है। ठीक है जी, अजान का थोड़ा सा वेट करें 1-2 मिनट, फिर बात करते हैं। आप थक जाएंगे, तो वो थकने के अमल को कहा जाता है फैटिक हो जाना। ठीक है, तो ये मसल्स जो होते हैं स्मूथ मसल्स, ये फैटिक नहीं होते, क्योंकि इनका काम बड़ा जेन्युइन काम है। सारी जिंदगी जब से एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है और उसने ग्रोथ करके एक पूरा एनिमल फॉर्म किया है, उस वक्त से लेकर और मरने तक हमारे स्मूथ मसल्स चूंकि ऑर्गन्स की मूवमेंट करवा रहे हैं, हार्ट की मूवमेंट करा रहे हैं, लंग्स की करवा रहे हैं, स्टमक की करवा रहे हैं, तो इसलिए ये थक कर आराम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि रात को आप सोए तो आपका दिल भी आराम करने के लिए सो जाए, आपकी लंग्स की मूवमेंट स्टॉप हो जाए कि चलो जी थोड़ी देर में आराम कर लूं। तो इसलिए ये थकते नहीं हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी रूटीन है। फंक्शन हम देखें इनका, तो स्मूथ मसल्स पुश द फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। याद है आपको, एक टॉपिक आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में न्यूट्रिशंस के अंदर 1947 में, और वो था आपका पेरिस्टालिसिस, है ना, जो पॉसिबल करता था आपके फूड को वन वे डायरेक्शन। आपने खाना बाइट मुंह में डाला, उसको च्यूइंग किया, उसको एसोफेगस में डाला, अब वो ऑटोमेटिकली मूव करता हुआ आगे की जानिब बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे होंगे, आप तो अपने दूसरे रूटीन वर्क में मसरूफ हैं, खाना खा के तो फारिग हो गए ना, अब आप दूसरे काम में, लेकिन खाना आपका ऑटोमेटिकली आगे ट्रैक में चलता जा रहा है, तो उसे आप कहते थे पेरिस्टालिसिस। वो किसका काम है, स्मूथ मसल का काम। यूरिनरी ब्लैडर बना ही स्मूथ मसल से, तो जब यूरिनरी ब्लैडर फुलफिल हो जाता है तो उसको स्क्वीज करके खाली किया जाता है, एम्प्टी किया जाता है, तो वो भी हमारे स्मूथ मसल्स की वजह से होता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि कंट्रोल डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स इन पीपल ऑफ आई। आपकी ब्लड वेसल लाइक आर्टरीज हैं, तो आर्टरीज में कभी ब्लड का प्रेशर तेज आ गया तो ये डायमीटर को बड़ा कर देते हैं, क्योंकि अपर लेयर है ना, सब जितने भी इंटरनल होलो ऑर्गन्स हैं उन सब की आउटर कवरिंग फॉर्म कर रहा, तो ये क्या करता है, हमारी उस वे आर्टरीज का डायमीटर बढ़ा देता है ताकि वो फटने से, बस्ट होने से बच जाए। और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो गया तो कोलैप्स होने से बचाने के लिए डायमीटर को छोटा कर देता, ताकि ब्लड की जो कम क्वांटिटी है उसका प्रेशर इंक्रीज रहे, प्रेशर कम ना हो। ठीक है ना, आपने बड़े पाइप में से पानी गुजारा तो उसका प्रेशर कम है, उसी पाइप का अगर आपने मुंह बंद कर दिया तो जेट बन जाता है और प्रेशर तेज हो जाता है। ठीक है जी। पिपल कौन सा पार्ट होता है आपकी आई का, आपकी आंख की पुतली, जिसे आप उर्दू में कहते हैं पुतली, आपका लेंस है ना आंख के अंदर जो लगा हुआ, उसके ऊपर शटर लगा होता है, वो शटर आपकी आंख के उस लेंस के आगे क्लोज और ओपन कर रहा होता है। आप आयरस में होती है ना, बिल्कुल सही आपने कह दिया जी। तो यहाँ आपको अगर किसी को देखना हो ना कि ये बंदा या शख्स मर चुका है या जिंदा है, तो आप उसकी हार्ट बीट पर हाथ लगाकर या इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, लेकिन मे बी पॉसिबल वो जिंदा हो, उसका हार्ट चल रहा हो, लेकिन वो आपके आवाज आपको ना आ रही। तो जिंदा और मुर्दा जिस्म ह्यूमन में या किसी एनिमल, जो हमारा एडवांस एनिमल है, उसको देखना हो तो उसकी आंख खोलकर हम टॉर्च उसकी आईज पर लगाते हैं और उसको लेफ्ट राइट मूव करते हैं।
अगर वो लेफ्ट राइट मूव करने पर उसकी प्यूपिल ओपन और क्लोज हो रही है, यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है, तो समझ जाए कि अभी इसमें जान बाकी है। ठीक, और वो जान कितनी बाकी है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि जी ये चीज, ये बॉडी अभी जिंदा है, जिंदा में शुमार होगी। ठीक है, ये डेड बॉडी नहीं है। लेकिन अगर उसकी वो आयरिस के अंदर पीपल या शटर ने बंद कर दिया काम, तो वो आपकी लाइट उस पर लगाने से भी उसमें कोई मूवमेंट नजर नहीं आएगी। तो अब आप कह दें भाई ये हो गई डेड बॉडी। ठीक है जी। तो ये हमारी जरूरी होती है। एक वैसी मैंने आपको मिसाल दे दी क्योंकि बच्चे यहाँ समझ नहीं पाते कि पिपल क्या है। अच्छा जी, उसके बाद हमसे कहा है सवाल कि सर अगर टेरिगियम हो जाए तो पिपल से नजर नहीं आएगा ना। बेटा ये तो अभी हम चूंकि आइस पर तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो वो शटर को खराब कर देता है टेरिगियम। तो फिर वो आप उसको कह लें कि एक मड सी आ जाती। मड, मैं मट्टी नहीं कह रहा, मड लाइक। तो फिर वो हम नजर आना ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आजकल तो बहुत अच्छा इलाज है हर चीज़ का नॉर्मली, सिवाय एक दो ऐसी चीज़ें जो हमारे ब्रेन से कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द आई या किसी ऑर्गन का ख़त्म हो जाए, तो फिर वो ठीक नहीं कर पाते, लेकिन उसकी तरफ भी रिसर्च हो रही है। मे भी कुछ अर्से बाद ऐसा कुछ भी हो जाए। जैसे पैदाइशी अंधा होता है, पैदाइशी बहरा होता है, तो उसमें पैदाइशी में क्या होता है कि जी उसका जो कनेक्शन है बिटवीन द आई वो नहीं है। आंख तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है ना। तो उस कनेक्शन को बनाने के लिए काम चल रहा है, पर अभी नहीं। दे कंट्रोल द इरेक्शन ऑफ हेयर्स ऑफ स्किन। आपको याद होगा आपने फर्स्ट चैप्टर में इरेक्शन ऑफ हेयर्स पढ़ा था जब थर्मो रेगुलेशन थी। ठीक है, तो उस काम को करने के लिए भी हमारी स्किन के ऊपर जो हेयर्स को इरेक्ट करना है, वो भी हमारे स्मूथ मसल्स कर रहे हो। अच्छा जी, ये स्ट्रक्चर हमारे स्मूथ मसल्स का आपको नजर आ रहा है, जो हमने कहा था स्पिंडल शेप है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, ऑर्गन है जिसके ऊपर हमें ये नजर आता है। ठीक है ना। तो ये हमारा स्मूथ मसल। अब हम बात करते हैं सेकेंडली, और सेकेंड हमारा स्केलेटल मसल्स। हम इसको कंपेयर कर देंगे आपको स्मूथ के साथ, तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। स्मूथ मसल्स था जो हमारा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं था। स्केलेटल मसल्स मूवमेंट इज इन योर कंट्रोल, आवर कंट्रोल। तो इसीलिए हम इसको वॉलंटरी मसल्स का नाम देते हैं। तो स्केलेटल मसल्स ऑल्सो नोन एज वॉलंटरी मसल्स, और स्मूथ मसल्स इज नोन एज इनवॉलंटरी मसल। इसको हम तीसरा नाम फिर देंगे आगे चलकर। इसकी लोकेशन कहाँ है जी? इसकी लोकेशन, दीज मसल्स अटैच्ड विद द बोन्स। ये मसल्स हमारे हड्डियों के साथ अटैच होते हैं, इसीलिए आप इनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं, ढांचे के साथ जुड़े होने वाले। ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी इसके अंदर शेप की। तो वो उसकी स्मूथ मसल्स की शेप जो थी वो स्पिंडल की थी, और ये इसकी शेप होती है सिलेंड्रिकल। वहां पर हमने बात की थी स्मूथ में न्यूक्लियाई होता है सिंगल, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इसके अंदर क्या होगा, स्केलेटल मसल में मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। ठीक है। फिर अरेंजमेंट उससे डिफरेंट है। अरेंजमेंट, सम मसल्स आर डायरेक्टली अटैच टू द बोन्स। कुछ मसल्स ऐसे हैं जो हड्डी के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और कुछ मसल्स ऐसे हैं वेयर एज सम अटैच टू टेंडन। टेंडन कल पढ़ा था ना, डिफरेंस परसों बोल के। तो टेंडन वो था जो आपके मसल्स को बोन के साथ अटैच कर रहा था, है ना। और लिगामेंट कौन था, जो बोन को बोन के साथ अटैच कर। तो ये मसल्स टेंडन के साथ अटैच होते हैं और फिर टेंडन बोन से अटैच होते हैं। लेकिन कुछ मसल्स इनमें से ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली बोन से अटैच हो जाते हैं। अभी दिखाते हैं आपको डायग्राम। मसल्स मस्ट अटैच एट टू पॉइंट। ये जरूरी है कि मसल्स, ये वाला स्केलेटल मसल, दो जानिब से अटैच। जो स्मूथ मसल था वो तो सराउंडिंग थी,
कवरिंग थी, तो होल पूरा कवर कर रहा था। लेकिन इसे क्या करना है, इसे जरूर दो पॉइंट पर अटैच होना। जैसे आपके घर में केबल, ये लाइट लगी है ना के, तो उसमें खंबे या पोल्स लगे हुए हैं, तो पोल्स में वायर दोनों जगह अटैच होगी तो करंट आपकी तरफ फॉरवर्ड हो जाए। इसी तरह मसल्स भी, इसकी बोथ साइड अटैच होनी चाहिए, या तो मसल टू मसल या मसल टू बोन, अरेंजमेंट जैसे भी है। जिस जगह ये स्टेशनरी है, द अटैचमेंट टू स्टेशनरी पार्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो अगर ये बोन से जुड़ा हुआ या टेंडन से जुड़ा हुआ तो वो तो पोजीशन क्या है, स्टेशनरी, वो हिलेगा नहीं। और जो दूसरी इसका पॉइंट है, द अटैचमेंट टू मूवेबल पार्ट इज कॉल्ड इंसर्शन। तो वो जो पार्ट इसका मूवमेंट करवा रहा है इसे, वो इंसर्शन कहला रहा है। तो ये दोनों चीजें आपको वहां नजर नहीं आएंगी, क्या, ओरिजिन एंड इंसर्शन, स्मूथ मसल्स में, क्योंकि स्मूथ मसल्स वो सराउंडिंग में था ऑर्गन्स के। कॉम्पोजिशन इसकी और उसकी सेम है। दे आर कंपोज ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन थिन फिलामेंट, पतली फिलामेंट होती है। मायोसिन थिक मोटी फिलामेंट के प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। तो ये दोनों में कॉम्पोजिशन तो एक ही है। स्ट्राइएशन, definitely they are striated, having light and dark bands. That's why they are called striated muscles. ये हो गया इसका तीसरा नाम। तो स्केलेटल मसल्स को हम कहते हैं वॉलंटरी या कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। तो स्ट्राइटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें लाइट एंड डार्क बैंड ऑल्टरनेट नजर आएगा। उसमें क्या था, स्मूथ में, स्मूथ में लाइट एंड डार्क बैंड एब्सेंट है, नहीं होगा। ठीक है। स्ट्राइटेड का उर्दू मीनिंग क्या होता है, स्ट्राइटिक का उर्दू मीनिंग होता है धारी। धारी, जैसे मैंने आपको टाइगर या जीब्रा, उस पे धारियां हैं, लाइनिंग जिसे आप कहते हैं, तो इसे हम स्ट्राइटेड को धारियां कहते हैं। लाइट एंड डार्क धारी है, और उसमें नहीं थी। कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटन मसल्स कैन बी मेड टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बाय कॉन्शियस कंट्रोल। ये कॉन्ट्रैक्शन करता है आपके कंट्रोल में, आपका जो दिल चाहता है हाथ को मूव कर रहे हैं, आप चाहें तो गर्दन पीछे कर लें, गर्दन सामने कर रहे हैं, आप अपनी आई बॉल की मूवमेंट करवा रहे हैं, आप अपनी टांगों से चलकर कहीं जा रहे हैं, तो ये आपकी कंट्रोलिंग में है। ठीक है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी हमारे स्मूथ मसल से ज्यादा होती है। फंक्शन इसका सिंपल वे में मूवमेंट है, जो बॉडी को आपके मूवमेंट करा रहा होता है वो हमारा स्केलेटन मसल्स ही होते हैं। तो हमारी होल बॉडी इसी की मदद से मूवमेंट करती है। ये देख लीजिए, इसकी शेप सिलेंड्रिकल है, 1 2 3 4, 4 मसल फाइबर आपके सामने बने, और हर मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस, 3 इसमें, 3 इसमें, 2 3 2 3। एक्चुअल क्वांटिटी अभी हम आपको बताते हैं आगे चलकर। और देख लीजिए, इसमें आपको लाइट यानी कि वाइट कलर का और उससे थोड़ा डार्क बैंड धारियां नजर आ रही हैं, क्लियरली नजर आ रही हैं धारियां, लाइट कलर की, डार्क कलर की। तो ये धारियां इसमें मौजूद होती हैं, स्ट्राइटेड मसल्स हम इसी वजह से कहते हैं। ये देखें कि ये हमारा बाइसेप मसल्स है जो हमारे बोन के साथ जुड़ रहा है, लेकिन ये जो व्हाइट कलर आपको नजर आ रहा है ये टेंडन है, और ये मसल्स हमारा डायरेक्टली बोन से जुड़ा है मगर थ्रू द टेंडन, और ये भी टेंडन से जुड़ा है। लेकिन आप देख सकते हैं इन बिटवीन इस पोजीशन पर, यहाँ पर हमारा मसल्स बोन के साथ अटैच है। ठीक है ना, इस जगह पे भी, इस जगह पे। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं, ये डायरेक्टली बोन से भी अटैच हो सकता है और टेंडन के थ्रू भी अटैच हो सकता है। अब आप बात करते हैं थर्ड वन की। क्वेश्चन है जी सर, ये मसल नेक्ड आई से नजर आती है? बिल्कुल आती है जनाब, ये अभी हम आपको बताएं। आपने आजकल तो हो सकता है आज 2 4 स्टूडेंट के घर में तो बारबेक्यू जरूर होगी,
आज सैटरडे है ना, और कुर्बानी का गोश्त अभी फ्रीज किया हुआ रखा होगा। तो बारबेक्यू जब आप करेंगे, बारबेक्यू करने के बाद आप उस बारबेक्यू से मजे से खाएंगे, तो जब आप उसको चबा रहे होंगे, बाइट करने के बाद आप उसको चुई कर रहे होंगे, तो आप देखिएगा कि उसमें धागे या फाइबर्स हैं। आप तो वो गोश्त का पीस वैसे भी देख सकते हैं आप, गोश्त का पीस है तो उसमें आपको लंबी लंबी सी धागे नजर आते हैं। उन धागों को हम कहते हैं मसल फाइबर। मगर उन मसल फाइबर के ऊपर लाइट एंड डार्क बैंड, वो वो आपको आपकी जो नॉर्मल नेक्ट आई है उससे नजर नहीं आएगा। मसल का फाइबर तो नजर आ जाएगा, मसल भी नजर आ जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड वन की बात करते हैं जनाब। और एक और क्वेश्चन आ गया जी। सर अपने आपने जो एग्जाम्पल दी है वो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, आप नहीं कीजिए अप्लाई, लेकिन उसको दूर से तो देख सकते हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको एज अ फूड यूज करें। आप किसी भी मसल्स के पीस को दूर से देख सकते हैं, तो उसमें आपको लाइनिंग यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, लंबे लंबे धागे नजर आ जाएंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं। और अभी हम डायग्राम में भी आपको दिखा देंगे, और आप अपनी बुक की डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 43 पर आ जाता है जी थर्ड वन, कार्डिक मसल। कार्डिक मसल डेफिनेटली नाम क्या है? कार्डिक तो कहाँ होगा? पूरा हार्ट हमारा बना रहा है। लोकेशन वॉल ऑफ हार्ट, तो पूरी वॉल, पूरा हार्ट की दीवार हमारी इसी कार्डिक मसल से बनी होती है। स्मूथ मसल्स ऑर्गन की वॉल बना रहा था, ऑर्गन के गिर्द लेयर बना रहा था। स्केलेटन मसल्स हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होकर पूरी बॉडी का गोश मसल्स वो फॉर्म कर रहा था। स्ट्राइएशन लाइक स्केलेटन मसल्स दे आर स्ट्राइटेड, ये स्केलेटन मसल्स की तरह धारीदार होते हैं, यानी इनमें लाइट और डार्क बैंड मौजूद होता है। स्मूथ में नहीं है, इन दोनों में है। लेकिन स्मूथ की तरह ये इनवॉलंटरी होते हैं। लाइक स्मूथ मसल्स दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन। इट मींस क्या है कि ये दो कैरेक्टर में से एक किसका है? स्केलेटन मसल का। ये दूसरा किसका है? इनवॉलंटरी का। तो कार्डिक मसल में ये दोनों कैरेक्टर आकर क्या हो गए? मिक्सअप हो गए। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो ये हमें मालूम है, हम अपनी दिल की धड़कन को रोक नहीं सकते। वो मूवीज में रोक लेते हैं, इंग्लिश मूवीज में या किसी और मूवीज में। हमारे इंडियन मूवीज होती हैं बड़ी हाई फिक्शन मूवीज बना देते हैं, जिसमें एक हीरो जो है वो पता नहीं कौन सा उसमें ताकत आ जाती है, तो वो सब कुछ ही कर गुजरता है। तो वो सब सिर्फ वहाँ है। हमारी ओरिजिनल लाइफ के अंदर हम कोई भी ऐसा नहीं जो अपनी मर्जी से अपने हार्ट बीट को स्टॉप कर दे, वरना उसका इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पर यूनी न्यूक्लिएटेड और बाई न्यूक्लिएटेड। यूजुअली ये बाई न्यूक्लिएटेड ज्यादा होता है मसल्स, यूनी न्यूक्लिएटेड जरा कम ही इनमें हमें नजर आता है। तो अब हमने कहा था स्मूथ मसल जो होता है वो यूनी न्यूक्लिएटेड है, और हमने कहा था कि हमारा जो स्केलेटन मसल्स है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और ये इन बिटवीन दोनों के करेक्टर दरमियान में लेकर बाई न्यूक्लिएटेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से करेक्टर्स इसके बड़े ही मिक्सअप हैं, क्योंकि ये बहुत स्पेशल करेगा। अच्छा जी, ये क्या डोरीमोन के, मैंने बेटा आपसे पहले भी कहा था कि इस तरह की जो बातें हैं ना वो अच्छा नहीं लगती, लेकिन बहरहाल आपने कर दी तो कोई बात नहीं। इन्होंने कहा कि डोरीमोन की जगजीत से रुक जाती है, तो वो मैंने इसीलिए आपको अभी क्लियर कर दिया बेटा कि ये मूवीज में जो है वो हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ओरिजिनली
कोई ऐसा नहीं कर सकता ना, जिंदा इंसान की बात कर रहा हूँ। कार्टून मूवीज, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, पश्तून हो, सराइकी हो, कोई मूवी हो, ठीक है ना। अब आप कोई ऐसी मिसाल ना दीजिएगा कि बंगाली मूवी की मिसाल दे दें कि वहां भी ऐसा होता। तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, ऑल टाइप ऑफ मूवीज। क्लियर जी। तो ये कंपैरेटिवली हमारा न्यूक्लियस भी इसमें बाई न्यूक्लिएटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ड्यू टू कांस्टेंट नीड ऑफ एनर्जी। क्योंकि दिल को धड़कना हर वक्त जरूरी है और हर वक्त एक सलीके से, रिदम से धड़कना जरूरी है। तो इसको कंटिन्यूअसली एनर्जी नीड पड़ती है, तो इसीलिए इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको मालूम है एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है, एनर्जी प्रोवाइडर है, पावर हाउस, तो इसलिए इसको एनर्जी कम नहीं पड़ती। फाइबर ऑफ कार्डिक मसल्स आर ब्रांच्ड एंड इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ये करेक्टर सिर्फ इसी का है। हमारे स्केलेटन मसल्स में भी ऐसा नहीं था, हमारे स्मूथ में भी ऐसा नहीं था। क्या नहीं था कि वो ब्रांच नहीं थे, और ये ब्रांच भी है, इंटरकनेक्ट है। क्यों है? क्योंकि दैट्स व्हाई हार्ट वॉल्स कैन विथस्टैंड हिज प्रेशर विदाउट एनी फैटिक और डैमेज। ताकि वो क्या करे, प्रेशर को एक तो इक्वलाइज रखे हर वक्त, और क्या हो, फैटिक होने से बचा रहे। फैटिक तो नहीं हो सकता, थक तो नहीं सकता ना दिल का, है ना। और अगर वो थक गया तो डेफिनेटली बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। एक आपने किसी ने पूछा है, ये मुझे समझ में नहीं आया लफ्ज क्या है, मैश वर्क क्या है। ठीक है, तो मैश वर्क, कौन सा मैश वर्क है जी, कहाँ है, आप इसको खुद ही देख लीजिएगा। अगर हमारी बुक में से कहीं से देखा है तो मुझे बता दें, मैं फिर आपको उसको देख के बता दूं। लेकिन बाहर बुक में लिखा है, किस जगह लिखा है ना, मैं इसलिए तो कहता हूँ मुझे जरा दिखा दिया ना। मैं बुक पढ़ने के लिए अब इतनी टाइम हमारे पास तो फिलहाल ऐसा होता है टाइम कि जब पढ़ने का जब ही पढ़ते हैं, और कितनी पढ़ते हैं ये हमें भी नहीं पता। आप मुझे पेज नंबर मेंशन कर दें, पेज नंबर 44। और अगर ऐसी छोटी मोटी चीजें हुआ कर तो बेटा वो मीनिंग देख लिया करो। अब मैश वर्क पेज नंबर 44 पर कहाँ नजर आ रहा है? लाइन 9 बताएंगे, कोई पैरा इशारा बताएंगे? आ गया नजर, 2 4 5 छठी लाइन में लिखा हुआ। ठीक है। हाँ, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, डैमेज एज द फॉर्म ऑफ मैश वर्क। तो हमारे मसल्स ऑफ कार्डिक, सेकंड लाइन नहीं है बेटा, ये पांचवी लाइन है, 2 4 5, पांचवी लाइन में। अच्छा, सेकंड लाइन में भी लिखा हुआ। ठीक है। तो ये मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि फैटिक होने से बचाना, डैमेज होने से बचाना। बुक आप लोग भी सब पढ़ा करें भाई गौर से, और अभी के लिए भी और एम कैट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो उसमें निकलेंगी बहुत ज़रूरी होती हैं, और उसको क्लियर कर लिया करें, मुझसे क्लियर कर लें, मैं भी देख लूंगा, इस बहाने मैं भी थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ लिया करूँगा बुक। ठीक है जी, सवाब मिल जाएगा। तो इसमें हमारा जो हार्ट है वो फैटिक होने से, डैमेज होने से बचाइए। तो किसी चीज को बहुत क्योर करके, बहुत हिफाजत से, मगर विद हार्ड वर्क जब आप काम करते हैं तो उसे हम मैच वर्क कहते हैं। एक तो केयर भी करनी है और एक हार्ड वर्क भी करना है। दो तरीके हैं ना, या तो केयर करके काम करना है तो वो स्लो स्लो करेंगे ना आप, और अगर हार्डवर्क आपने करना तो हो सकता है बहुत तेज करें। तो इन दोनों को मिला दें तो मैशिंग, जैसे डैशिंग वर्क होता है ऐसे। अच्छा जी, एक बच्चे ने कहा जी सर कंपोजिशन दोबारा समझा दें। कंपोजिशन कौन सी कंपोजिशन, तो हम अभी समझ ही रहे हैं बेटा। कंपोजिशन पे तो फोकस है, यहाँ पे एक रीजन है, इसीलिए अभी हम यहाँ फोकस किए हुए हैं। ठीक है।
हाँ, स्केलेटल मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की हेडिंग निकाली तो वहां पर आप माइटोकॉन्ड्रिया ग्रेटर देन स्मूथ मसल्स ये लिख दें, लार्जर क्वांटिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन कार्डिक मसल्स। ठीक है। फाइबर मसल्स हमारे जो कार्डिक के हैं उनकी हम बात कर रहे थे कॉम्पोजिशन की, तो इनका जो इंटरकनेक्ट होना है एक दूसरे के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये कनेक्शन नहीं होता तो ये थक जाते, फैटिक हो जाते। भाई अलग अलग है, एक फाइबर दूसरा फाइबर चीज, जैसे हमने स्केलेटन मसल्स आपको दिखाया, अब वो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो अगर एक थका तो दूसरे को पता नहीं चलेगा और वो अपनी एनर्जी को देने में लेट ना हो जाए। लेकिन अगर एक दूसरे के साथ ब्रांच बना दी है, कनेक्शन बना दिया है, तो फिर अब एक का एनर्जी अगर डिक्रीज भी हुआ है तो दूसरा उस एनर्जी को रिकवर कर लेगा, सहारा बन जाएगा। ऐसे ही है, तो सहारा बनने की वजह से ये फैटिक नहीं होता। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारा और वो आप लिख लीजिए ताकि आपको, बल्कि एक पहले, इससे पहले एक और क्वेश्चन भी लिख लीजिए, पेज नंबर 43 या 42 पर, दोनों में से जहां आपका दिल चाहे लिख लीजिए। और वो सिंपल क्वेश्चन है, जब कभी भी कोई अच्छा टीचर आपका जो बेचारा आपकी भला बहुत ज्यादा ही आसानी चाहता है, तो वो आपको देगा राइट द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन skeleton and smooth muscles, राइट द डिफरेंस बिटवीन skeleton and smooth muscle। 42 43 कहीं पे भी आप लिख लीजिए या अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। और जो अब मैं आपको रीजन कहना चाहता हूं वो पेज नंबर 44 पर आप लिखिए, व्हाई कार्डिक मसल्स डू नॉट फैटिक, व्हाई कार्डिक मसल्स डू नॉट फैटिक। क्लियर जी, सवाल लिख लिया, व्हाई कार्डिक मसल्स डू नॉट फैटिक। इसकी दो वजूहात आपके सामने हैं। तीसरी वजह हम मसल्स फैटिक का टॉपिक आएगा आगे जाकर, उसमें आपको दिखाएंगे। तो ये तीन रीजन का आंसर में, ये तीन पॉइंट आप लिखेंगे तो आपका ये रीजन का आंसर बन जाएगा। पहली वजह क्या है? पहली वजह है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कार्डिक मसल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत बड़ी तादाद होती है, इसलिए इसको कंटिन्यूअसली एनर्जी मिलती रहती है। और दूसरी वजह कि ये एक ब्रांच्ड है कार्डिक मसल, तो लिहाजा ये एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं और इनकी कोई आपस में अगर प्रेशर कहीं कम हो रहा हो, कहीं एनर्जी कम हो रही हो, तो ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते। तीसरी वजह हमारी जो है वो कार्डिक मसल्स में है ना, कार्डिक मसल्स में होता ये है, जो नॉर्मल मसल्स हैं हमारे, फैटिक क्यों हो जाते हैं? जब आप ज्यादा रनिंग करते हैं, थक जाते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि हमारे मसल्स को ऑक्सीजन डेबिट हो जाता है, ऑक्सीजन पूरी तरह मिल नहीं पाती, और उसकी वजह होती है लैक्टिक एसिड। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मसल फैटिक पढ़ाऊंगा, तो लेकिन आपने वजह उस यहाँ पर ऐड कर देनी है। दो पॉइंट ये लिख दिए, एक पॉइंट वो लिख दिए। ठीक है जी। अच्छा, आगे कोई क्वेश्चन? कल के लास्ट टॉपिक में आपको कोई रीजन बताना था, आपने कहा, हाँ मैंने आपसे कहा था, तो वो मैंने देखा, तो वो रीजन जो है आपका सप्ली में आपसे पूछा गया था, और सिंपल सा रीजन बना दिया गया था, हाउ ब्रोकन बोन रिपेयर। ठीक है, वो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, पेज नंबर 41 में कल हमने रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन पढ़ा था। तो उसमें आपने सिंपल सा उसमें आया था सप्ली में कि हाउ ब्रोकन बोन रिपेयर, ब्रोकन बोन को हम रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है जी, या कैसे होती है। आपने पूछा जी एक और बच्चे ने, सर मसल वर्क कैसे करते हैं, ये हम मैकेनिज्म में आपसे दिखाएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। मैकेनिज्म में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो आप करेंगे, ठीक है, डायग्राम के साथ। नेक्स्ट है जी, सर ये जो रीजन बताया है उसको एक बार रिपीट करते हैं। बिल्कुल, रीजन है कि वाई कार्डिक मसल्स डू नॉट फैटिक,
कार्डिक मसल क्यों नहीं थकते? ये थक गए तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा ना। तो ये क्यों नहीं थकते? तो पहली वजह कि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया की अच्छी क्वांटिटी होती है, तो ये कंटिन्यूअसली इनको एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं। दूसरी वजह कि मसल्स जो है वो ब्रांच्ड होते हैं, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिहाजा एक दूसरे को एनर्जी या दूसरे मटेरियल का देना, एक्सचेंज करना आसान हो जाता है। तीसरी वजह इसकी जो यहाँ नहीं है बल्कि हमारे मसल्स फैटिक में है, और वो ये कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन डेबिट नहीं होते और इनमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होता। देयर इज नो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन इन कार्डिक मसल्स। तो ये 3 पॉइंट मिलकर आपके इस रीजन को आंसर कर देंगे। कॉन्ट्रैक्शन हमें पता है, याद है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा चैप्टर लास्ट में बहुत अच्छी तरह, हार्ट बीट, लमडम, है ना, रिथमिक मूवमेंट ऑफ हार्ट। तो यहाँ हम सिर्फ आपसे कहते हैं कि दे कॉन्ट्रैक्ट इन रिथमिक पैटर्न। हार्ट की जो मूवमेंट है वो एक रिदम में होती है, ठीक है। और वो रिदम आप पढ़ चुके हैं, कहाँ से होती है? SAN यानी साइनो एट्रियल नोड। साइनो साइनस वेनोसिस, एट्रियल एट्रियम जो हमारा राइट वाला होता है, तो वहां से साइनस, जहां साइनस वेनोसिस जहां से अटैच होता है वहां पर एक पॉइंट होता है, उसको SAN कहा जाता है, साइनो एट्रियल नोड। वो एक इलेक्ट्रिक करंट निकालता है हर 0.8 सेकंड के बाद, और हमारा वो पैटर्न एक रिदम बना देता है। रिदम माने होता है सीक्वेंस, तरतीब के साथ, और वो तरतीब के साथ हमारी हार्ट बीट को चला रहा होता है। उस तरतीब में जरा सा भी दखल हो गया, कोई भी चेंज हो गया, तो फिर हम कार्डिक प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, ठीक है जी। उसे, उस पॉइंट को पेसमेकर का नाम देते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, यहाँ पे भी लिखा होगा हमारे पेज नंबर में बताया जाए तो 44, ठीक है जी। फंक्शन कार्डिक मसल का, फॉर्म द बल्क ऑफ वॉल ऑफ द हार्ट, हार्ट के वॉल को बनाना, मेंटेन द फ्लो ऑफ ब्लड, डेफिनेटली आपको मालूम है ये। और ये आपके सामने स्ट्रक्चर है हार्ट के मसल्स का, ये देख सकते हैं आप, इनकी ब्रांच आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं, और ये धारियां भी आपको इसमें नजर आ रही हैं, लाइट एंड डार्क बैंड, ठीक है जी। तो ये हमारा कार्डिक मसल्स। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है पेज नंबर 44 पर, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन की हेडिंग लगी है इस पर, या आप अपने नोटबुक में लॉन्ग क्वेश्चन लिख लीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, डिस्क्राइब द structure of skeletal muscles and also explain their mechanism of contraction, and also explain their mechanism of contraction with the help of diagram, with the help of diagram, ठीक है। दोबारा रिपीट करो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ skeletal muscles and also explain the mechanism of contraction with the help of diagram। तो ये हमारा जनाब लॉन्ग क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा बार आपको नजर आ जाएगा, 5 ईयर खोल के देखेंगे आप एयर गिनकर देख सकते हैं, अगर 10 ईयर आपके पास है तो कई बार आपको ये वहां नजर आ रहा हो। डायग्राम कौन सी बनेगी जी? पेज नंबर 44 पर डायग्राम है, इसको बनाना होता है आपको। आर्म की डायग्राम आप पूरा बाजू आप ना बनाएं, हाथ ना बनाएं, टाइम वेस्ट होगा आपका हाथ वाथ बनाने में। आप सिर्फ बॉडी मसल्स से शुरू कर दें। एक बॉडी मसल्स बना दिया आपने विदाउट आर्म, और उसके बाद आप उसको डायग्राम को फॉरवर्ड करते रहें, आगे बढ़ा। जो उसके बराबर में एक डायग्राम बनी हुई है, एक छोटा सा ब्लॉक बनाकर, वो जरूरत नहीं है हमें, ठीक है।
जनाब, ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स का इंट्रो, जिसमें हम कहते हैं कि जी बंडल ऑफ लॉन्ग क्लोजली पैक्ड थ्रेड लाइक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर। सबसे पहला वो वाला जिसको मैं आपसे कह रहा था कि आपने अगर जो भी ईद कुर्बा में आपने वो खाया है तो आप उसको देख सकते हो, उसमें लंबे लंबे से धागे थे। तो वो जो धागा है वो दरअसल एक बंडल है थ्रेड्स का, धागों का, और उसे हम कहते हैं मसल फाइबर। ये बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है हमारा एक। बेटा अभी पढ़ लो, बस थोड़ी सी देर और है, कल तो नहीं, अभी तो 10 मिनट पढ़े। बहुत जल्दी थक जाते हो, कम थका करो, ठीक है? फैटिक बड़ी जल्दी हो जाते हो। 10 मिनट है, 10 मिनट पहले मैं क्लास नहीं आपकी बंद करूंगा बेटा, और 1-2 मिनट हो तो फिर बंदा बोलता भी है, ठीक है जी? तो बंडल ऑफ लॉन्ग क्लोजली पैक्ड थ्रेड लाइक मल्टी न्यूक्लियोटाइड सेल, इसे कहते हैं आप मसल फाइबर। वो जो एक बारीक सा रेशा, यानी गोश्त को आपने देखा है ना, तो पत्ते पत्ते से रेशे हैं, उनमें से एक सिंगल, उसे आप कहते हैं मसल फाइबर। ह्यूमन बॉडी हैज 6 बिलियन ऑफ फाइबर इन इट्स 600 मसल्स। तो ह्यूमन की बॉडी में 600 बिलियन फाइबर होते हैं एज एवरेज, और 600 मसल्स जिसकी हमने बात की थी एमसीक्यूज में, 600 मसल्स के अंदर 6 बिलियन फाइबर मौजूद, ठीक है जी? स्केलेटन मसल्स आर द बॉडी मोस्ट अबेंडेंट मसल्स, ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हैं, ठीक है? आवाज आपको नहीं आ रही, बाकी सबको तो आ रही है, क्या बात है? ठीक है जी? तो ये हमारे सबसे ज्यादा बॉडी में पाए जाने वाले मसल्स हैं, और इनमें 23% बॉडी वेट के हिसाब से ह्यूमन की वुमन, और 40% ह्यूमन का मैन, उसका ये वेट बनता है। यानी अगर हम 40% अपने वेट में से 100 किलो भी है, तो उसमें से 40% यानी 40 kg हमारे मसल्स का वेट है। इसी तरह वुमेन्स में अगर 100 kg वेट है, तो उसकी बॉडी के अंदर 23 kg मसल्स का वेट है, ठीक है जी? तो ये आपके पास एज अ इंट्रो। फिर हम बात करते हैं सार्कोलीमा। अब वो जो मसल का एक थ्रेड आपने लिया है ना, एक सिंगल, जिसको आप मसल फाइबर कह रहे हैं, उसके ऊपर जो बाउंड्री मौजूद है, मेम्ब्रेनस या कवरिंग मौजूद है, दैट इज कॉल्ड सार्कोलीमा। सार्को हम कहते हैं मसल को, मसल का जो फाइबर है ना, टुकड़ा, पीस, उसको। लैमेला आउटर कवरिंग लीमा। तो सार्कोलीमा कहलाती है वो जो मसल्स के ऊपर एक फाइबर के ऊपर इलास्टिस यानी लचकदार मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चरलेस, स्ट्रक्चरलेस का मतलब इसमें कोई खास पैटर्न नहीं है ना, ये ट्रांसपेरेंट है लेकिन है टफ। कौन? सार्कोलीमा। जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी ना, जो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री थी सेल की, इसी तरह सार्कोलीमा आउटर मोस्ट कवरिंग है ऑफ द सिंगल मसल फाइबर, जिसकी थिकनेस आमतौर पर 0.1 माइक्रोन होती है। ये ज्यादातर हमारे मसल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, ताकि उसकी बॉन्डिंग के साथ साथ एक ट्यूब्यूलर सिस्टम बना डाले और मसल्स को बॉन्ड करके रखे, क्योंकि बहुत सारे मसल्स बहुत छोटे हैं, बहुत सारे मसल्स बहुत बड़े हैं। भाई आपकी फिंगर है ना, तो आपकी फिंगर का 3 फेलेंजियस हैं आपकी हर फिंगर में, तो इनके ऊपर जो मसल्स लगे हुए उनका तो साइज बहुत छोटा है, लेकिन आपके ह्यूमरस के ऊपर जो मसल लगा उसका साइज बहुत बड़ा है। ऐसा ही है ना? तो इसलिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी मौजूद है। उसके साथ साथ हम बात करते हैं न्यूक्लियाई की। सार्कोलीमा कंटेन न्यूमरस न्यूक्लियाई। सार्कोलीमा जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर न्यूक्लियाई मौजूद हो, और वो आमतौर पर एवरेज 35 पर mm होते हैं, यानी 1 मिलीमीटर में 35 न्यूक्लियाई मिल जाते हैं। अब इनका
क्वांटिटी का डिपेंड मैंने आपसे पहले कहा कि टोटल लेंथ पर होता है, टोटल नंबर डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ फाइबर। अभी 35 है, हो सकता है 40 भी हो सकता है 45 भी हो। तो मसल जितना बड़ा होगा उसके सार्कोलीमा में उतना ही बड़ा, ओ सॉरी, उतनी ज्यादा क्वांटिटी में आपको न्यूक्लियस भी मिल जाएगा। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता था? साइटोप्लाज्म। इसी तरह सार्कोलीमा के अंदर क्या होगा? लिक्विड, कहेंगे सार्कोप्लाज्म। सेल तो याद है ना, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती थी। तो यहां पर हमने मसल फाइबर के ऊपर क्या कह दिया? सार्कोलीमा। फिर हमने कहा सेल के अंदर न्यूक्लियाई भी होते हैं, तो यहां पर सार्कोलीमा के अंदर न्यूक्लियाई भी हैं। फिर बिटवीन द दोनों बोथ न्यूक्लियस और सार्कोलीमा के दरमियान लिक्विड भरा होता था, है ना? तो यहां पर भी लिक्विड भरा है जिसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। वहां पर अगर आपको याद हो, साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, बहुत कुछ था। यहाँ पर भी हमारे पास इनसाइड द सार्कोलीमा देयर इज अ सेमी फ्लूइड कॉल्ड सार्कोप्लाज्म which contain mitochondria, Golgi network, sarcoplasmic reticulum, pigments and myoglobin। ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो चुका है, बस ये हम डायग्राम आपको यहाँ से दिखाते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा सार्कोप्लाज्म को नेक्स्ट में जब आएंगे, मुलाकात करेंगे आपसे, तो आपको रिव्यू करेंगे। मायोफिब्रिल का मतलब होता है, ये रहा सामने आ गया, ये है एक हमारा मसल फाइबर। ठीक है, वो जो रेशा हमें नजर आता है ना, वो कहलाता है मसल फाइबर। न्यूक्लियस तो नजर नहीं आएगा, लाइन डार्क बैंड तो नजर नहीं आ रहा, एक धागा सा नजर आ रहा। उस धागे की ऊपर की जो कवरिंग थी उसको कहते थे आप सार्कोलीमा। और उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ, ये जो गैप है ना लाइट पिंक कलर का, इस गैप में हमारे मौजूद है प्लाज्मा, उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म। और ये बॉन्ड फॉर्म कर रही है कौन? सार्कोलीमा। और इसके अंदर क्या मौजूद है? फिर मजीद लंबे धागे, यानी मसल फाइबर खुद एक धागा है और उस धागे के अंदर मजीद धागे मौजूद। उन धागों को कहा जाता मायो, जैसे माइक्रो कहा जाता, इसी तरह मायोफिब्रिल का नाम दिया। इस मायोफिब्रिल के अंदर होगी एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, वो हम अभी नहीं बात कर रहे हैं, अभी ऐसी बात है, पहले हम मायोफिब्रिल तक आएंगे, अभी हम मायोफिब्रिल पर नहीं आए थे। ये सिर्फ अभी सवाल पूछा था आपने तो हमने बता दिया। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो जल्दी से पूछ लें, ताकि हम फिर उसके बाद छुट्टी